हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये क्लास का आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन, तीन अलग अलग टॉपिक। पहले में क्या था? अरब आक्रमण, दूसरे में महमूद गजनवी और तीसरे चैप्टर में पढ़ा जाएगा मोहम्मद गोरी को। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, पहले हम क्या कि फ्लैशबैक में जाते हैं, पुरानी चीजों को रिवाइज करते हैं। हम कहे थे कि देखिए जो है ये हर्षवर्धन था, 647 ईस्वी में मर गया। हर्षवर्धन की मौत के बाद ये जो उत्तर भारत है ऊपर वाला पूरे तरीके से बिखर गया। अब उसके बाद क्या है कि अरबों ने आक्रमण किया। यहाँ पर सिंध क्षेत्र में बैठा था कौन? आप कहेंगे दाहिर। दाहिर की मदद से अरब वाले बलूचिस्तान और मकरान को जीतने में सफल रहे। अब ये दाहिर मदद किया तो अरब वाले एक दिन इसको भी हटा दिए। कौन हटाया? 712 ईस्वी में मीर कासिम दाहिर को हटा करके सिंध को कब्जिया लिया। फिर उसके बाद जो है इतिहास आगे बढ़ा और महमूद गजनवी जो है गजनी की गद्दी पर बैठा। अब गजनी की गद्दी पर वो बैठा तो उसके बाद जैसे था ना कि अरब जो है शासन ज्यादा नहीं चला पाए, तो उसके बाद तुर्की आए थे। तुर्की जो कि अरबों से सत्ता छीन लिए, अब तुर्कों का शासन चलने लगा। मुस्लिम धर्म को ये अपने हाथ में ले लिए तुर्क वाले, जिसमें से एक गजनी था। तो गजनी जो है यहाँ आपके अफगानिस्तान में एक गजनी साम्राज्य था। यहाँ से रानी दिद्दा से हारा, फिर उसके बाद जयपाल को हराया। बीच में जो है कई जगह पर कन्नौज, बुंदेलखंड, मथुरा होते हुए आपका गुजरात का सोमनाथ मंदिर, उन कई जगहों पर युद्ध किया जिसे आप पढ़ चुके हैं। अब गजनी के बाद हुआ क्या? लास्ट में एक इतिहास था जो आपको बताए थे दूसरे वाले चैप्टर के लास्ट में। अब वहीं से आज का ये चैप्टर शुरू हो रहा है। हम कहे क्या थे कि देखिए गजनी साम्राज्य और सल्जुक साम्राज्य, गजनी है, सल्जुक है, और दोनों के बीच में एक छोटा सा साम्राज्य कौन सा था? गौर। उस साम्राज्य का नाम जैसे होता है ना, लखनऊ, दिल्ली, बंबई, आगरा, मुंबई, जयपुर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पटना, झारखंड शहर होते हैं, स्थान होता है, तो एक छोटा छोटा गांव प्रांत भी जिला उला होते हैं। तो ऐसे ही एक गौर था स्थान, जहां पर पूरे जो है बौद्ध धर्म के वासी थे, महायान संप्रदाय को मानने वाले। गजनवी सबका धर्म परिवर्तन करा दिया। फिर इतिहास कैसे बदला? अब जो है कि गजनवी मर गया, कुछ सालों तक कई राजा महाराजा शासन किए, जैसे तैसे जो है 10-20-40 साल तक इतिहास चलता रहा गजनवी के मरने के बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक परिवर्तन हुआ कि जिस साम्राज्य को वह मुसलमान बनाया था, जहां के संपूर्ण प्रजा को गजनवी ने मुसलमान बना दिया। कुछ वर्षों के बाद यहीं से अलाउद्दीन हुसैन शाह, क्या नाम है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसी साम्राज्य का एक व्यक्ति जो मुसलमान बना था, एक दिन वह जाकर के कहां बैठ गया? गजनी की गद्दी पर। गजनवी की मौत के कई साल, लगभग 20 साल 40 साल के बाद जो है यहाँ का व्यक्ति जाकर के गजनी पर शासन करने लगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अब उसके बाद एक व्यक्ति और बैठा, अलाउद्दीन हुसैन शाह बैठा। वो तो थोड़ा सा था कि भाई आप जान जाइए कि नहीं। हाँ, और ऐसा कौन व्यक्ति था? प्रश्न पूछ दिया कि जिस गौर साम्राज्य को महमूद गजनवी धर्म परिवर्तित करा के बौद्ध धर्म से जो है पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय में डाल दिया था, वहां से ऐसा कौन व्यक्ति था जो गजनी साम्राज्य का शासक बना? प्रश्न बन गया कि गौर साम्राज्य का वह कौन व्यक्ति था जो कि गजनी का सबसे पहले शासक बना था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन हुसैन शाह। फिर क्या हुआ? अब देखिए जो है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह गजनी की गद्दी पर बैठा। अब इसके बाद गयासुद्दीन गौर 1063 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। मगर जानते हैं एक तुर्क प्रथा थी जिसके तहत यह अपनी जो गद्दी है अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन को दे दिया। वास्तविक नाम क्या है? मुइजुद्दीन, समझिएगा। गयासुद्दीन गौर जब 1063 में गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही गजनी की गद्दी अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को दे दिया।
मुइजुद्दीन मोहम्मद को दे दिया, जो कि बाद में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से विख्यात हुआ है क्या, जो मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि महमूद गजनवी के बाद, महमूद गजनवी के कुछ वर्षों के बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह गद्दी पर बैठा, और उसके बाद जो है आपका ये गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा, जो कि अपने भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी की गद्दी सौंप दिया। अब इसके बाद जो है गजनवी से गोरी तक का इतिहास आ चुका है और सन धीरे धीरे 1063 पे पहुंच गया है। तो अब जब गोरी शासन करना शुरू किया गजनी पर, तो यह भी आक्रमण करेगा। भाई इसका भी काम है भारत को लूटना, क्योंकि उन सबका काम, जितने भी अरब और तुर्क वाले थे, सबका काम था भारत को लूटना। तो ये क्या करता है, भारत पर गोरी का आक्रमण। सबसे पहली हेडिंग आपको क्या रहेगी, भारत पर गोरी का आक्रमण। जब यह गजनी की गद्दी पर गोरी बैठ गया, तो धीरे धीरे करके यह भारत के कुछ राज्यों पर आक्रमण करता रहा। इन सब पे ये एक सबसे बड़ी खासियत थी, ये कितना भी युद्ध हारते थे मगर मानते नहीं थे, बार बार आक्रमण करते थे, भले हारते थे फिर इकट्ठा करते थे सेना, फिर लूटते थे। एक तरह से कहा जाए तो ये डकैत, चोर डकैत वाला काम था कि दूसरे साम्राज्य के धन संपत्ति को लूट के लाया जाए और उसी के बदौलत जो है जिंदगी काटी जाए या ऐश किया जाए। इनका मेन सिद्धांत यही था कि लूटो, लूट के लाओ, उसको बेचो और बेच करके जो है आराम से ऐश से जिंदगी बिताओ। समझिएगा, मोहम्मद गोरी जब शासन करने गजनी की गद्दी पर बैठ गया, तो वह आक्रमण किया पंजाब, ये मुल्तान पर 1075 में। सबसे पहला आक्रमण उसका कहाँ था, आप कहेंगे इधर है मुल्तान। मुल्तान भाई गजनी से जो है बगल में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। फिर आगे देखिए क्या होता है, 1075 में मुल्तान पर आक्रमण किया, उसको कब्जा कर लिया। इसके बाद जो है 78-79 में गुजरात में आक्रमण किया, मगर वहां भीम द्वितीय से गजब पराजित हुआ है। जब यह मुल्तान को जीत लिया तो आ गया गुजरात। भाई ये गजनी पर बैठा है, गजनी से किसको जीत लिया, मुल्तान को। मुल्तान के बाद इसका आक्रमण अगला कहाँ है, गुजरात है। गुजरात की कहानी बहुत ही रोचक है और ये जो है पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है क्या, कह रहे हैं कि जब नेहरवाला, गुजरात में एक स्थान है, गुजरात के नेहरवाला पर जब गोरी 78-79 में आक्रमण करता है, कब 78-79 में, तो उस दौरान चालुक्य वंश के एक शासक मूलराज का नाम आता है, आप लोग जानते होंगे मूलराज। और उसी के भाई जो है, समझिएगा, मूलराज के भाई भीम द्वितीय, कहां पर, गुजरात के नेहरवाला में। यह स्थान है गुजरात का नेहरवाला, जहां पर चालुक्य वंश के जो है मूलराज, ऐतिहासिक नाम है, इतिहास में ये नाम आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आगे सुनेंगे। तो मूलराज के भाई जो है भीम द्वितीय, यह गोरी को बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं। कहाँ में, गुजरात में। प्रश्न आ सकता है कि बताइए जो भीम द्वितीय हैं या मूलराज हैं, ये सब किस वंश के शासक थे और इनका शासन कहाँ था। इतिहास में जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं। आपको पता होना चाहिए इनका वंश क्या है, इनका स्थान कहाँ है और ये कहाँ पर शासन करते थे। गुजरात के नेहरवाला में करते थे। तो भीम द्वितीय जो है किसके भाई थे, आप कहेंगे मूलराज के भाई थे। कहाँ शासन करते थे, नेहरवाला में। किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। या तो पूछ दिया कि मोहम्मद गोरी को गुजरात में कौन पराजित किया था 1078 से 79 में। सन भी पूछ सकता है कि गोरी को भीम द्वितीय कब पराजित किए थे 1078 से 79 में। ये प्रश्नों का खाका है जो कई प्रकार से घुमा घुमा के पूछता है। तो हम जितना जैसे सोचते हैं वैसे करते हैं। फिर अब देखिए आगे जो चीजें हैं वो कैसे आती हैं, समझिएगा। कह रहे कि 1086 में इसके बाद पंजाब पर आक्रमण करता है और पंजाब को जीत लेता है। भाई गुजरात के ऊपर ये थोड़ा सा ये आएंगे ना, तो गुजरात के थोड़ा सा ऊपर ही किनारे, क्योंकि ये सब जीतना उसके लिए इसलिए आसान था। पहली बात की यमुना और गंगा के उस पार है, सिंधु नदी के आसपास है यमुना और गंगा। जैसे होता है कि जब उनको नदी बार बार पार करनी होती थी तो सेना का विभाजन हो जाता था, शक्ति कमजोर हो जाती थी, कुछ हथियार छोड़ने पड़ जाते थे। मगर यहाँ क्या कि जो करीब वाले राज्य थे उनको जीतना बहुत ही आसान था, और जो दूर के राज्य थे उनको जीतना थोड़ा कठिन था, क्योंकि बड़े बड़े हथियार शस्त्र जो है उनको छोड़ने पड़ते थे। अब जैसे ये गुजरात है, इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ी, लगभग 2 गुना हो गया।
तो यहाँ आते आते जो है थक जाएंगे, काफी शस्त्र छोड़ने पड़ेंगे, तो इधर आते आते ये सब कमजोर हो जाते थे, जो कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था। आइए आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से सीधे आप पंजाब में आएंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रॉस करेंगे, आधा पंजाब पाकिस्तान में आता है। तो ये इनको जीतना बहुत ही आसान था। पंजाब को तो ये आराम से जीत लिए, समझिएगा। अब इसमें क्या है कि 1086 में गोरी जो है पंजाब पर अधिकार कर लिया, मगर अब भिड़ंत तो होती है उसकी इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई, जो इतिहास में सबसे भीषण लड़ाई एक तरह से मानी जाती है 1191 की पानीपत की जो है, अरे ये तराइन का युद्ध। कौन सा है? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, और इसके बीच जो है 17 बार भिड़ंत। मेरी बात को आप समझिएगा। जब यह पंजाब को जीत लिया, जैसे ये पंजाब है जीत लिया, अब पंजाब से सटा ही राज्य राजस्थान है। राजस्थान में चौहान वंश का शासन था। कहां? राजस्थान में। तो ये राजस्थान से लेकर के कुछ हिमाचल प्रदेश के हिस्से, कुछ यूपी के हिस्से और दिल्ली पर, इधर जो है चौहान वंश शासन कर रहा था, जो कि उस समय चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, तो उनका शासन था। अब हुआ क्या, जो है ये आपका मोहम्मद गोरी जब राजस्थान में पृथ्वीराज के शासन पर आक्रमण करता है, तब उस दौरान स्थिति ये आती है कि इसको बुरी तरीके से पराजय झेलना पड़ता है। पृथ्वीराज इसको काफी बुरे तरीके से पराजित करते, लास्ट में इसी का सैनिक घोड़े पर इसको लाद करके लेके भाग जाता है। हम कब की बात कर रहे हैं? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 की। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में गोरी की भिड़ंत चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज तृतीय से हो गई। इसकी भिड़ंत जो है सम्राट तृतीय से हुई, जो है आपके तराइन के युद्ध में 1191 में। ये तो मुझे लगता है आपको याद होगा, क्योंकि आसान टॉपिक है। अब देखिए, जब 1191 में गोरी हारा, तो ये बार बार कोशिश किया, कई बार लड़ाई, मतलब कि जब आक्रमण करता तब हार जाता, सेना को भेजता तब भी हार जाता, लगभग 17 बार इसकी हार हुई। उसके बाद इसको पृथ्वीराज बार बार छोड़ देते थे। जैसे है ना, वो मतलब एक जब कोई राजा अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब शक्तिशाली समझने लगता है, उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, किसी को बार बार हराता है तो उसको हल्के में लेने लगता है। और यही सब पृथ्वीराज तृतीय की भूल थी। पृथ्वीराज चौहान के हार की सबसे बड़ी, जो अगर देखा जाए, एक कमियां हैं, ये रीजन रहे सबसे बड़े जो उनकी हार के कारण बने, उनकी मौत के कारण बने, कि एक व्यक्ति को आप 17 बार हरा करके उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। जब वो धीरे धीरे आपकी कमियों को जानेगा, आपकी कमजोरी को पकड़ेगा, तो एक न एक दिन घातक तो बनेगा ही बनेगा। 1 साल तक जो है कई बार छिटपुट लड़ाइयां, बार बार आक्रमण करता रहा, हारता रहा, क्योंकि वो उन सबका मेन मकसद था डकैतों की तरह लूटपाट करना। वो बस लूटना जानते थे। धीरे धीरे वो अपनी, जैसे होता है कि हारने लगे तो अब धीरे धीरे अपना सेना कम दूरी पर इकट्ठा करने लगे, शस्त्र मंगाने लगे, बार बार लड़ते फिर शस्त्र मंगाते। ऐसे करते करते जब वो अपना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, साल भर के बाद एक और लड़ाई होती है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। समझिए, ये तो पहले वाले में जो है भटिंडा के निकट गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ था। तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था आप भूल सकते हैं, भटिंडा नाम है। मुझे लगता है ये चीज आप नहीं जानते रहे होंगे, काफी आप भले पढ़े हों, शायद इसके बारे में आप न जानते हो कि भटिंडा में जो है तराइन का युद्ध हुआ था, वहां पर गोरी पूरी तरह से पराजित हुआ था। उसके बाद लगभग 17 बार आक्रमण किया, बार बार पराजित हुआ, मगर धीरे धीरे अपनी सेना और शस्त्र को इकट्ठा कर लिया। तो एक दिन साल भर के बाद फिर आक्रमण किया, अब पूरे बल के साथ आक्रमण किया, जो कि युद्ध जीतने में सफल रहा। समझिएगा, ये चंदवरदाई जो है ना, ये पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। चंदवरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। जीवन भर दोनों लोग हमेशा साथ रहे। ये मतलब इनका लेखनी में, रचना करने में मन लगता था, और ये जो है हमेशा उनको सजेशन देना, एडवाइस देना, सलाहकार के तौर पर काम करते थे, क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो हमेशा सलाह देते रहते हैं। तो चंदवरदाई जो थे बचपन से ही पृथ्वीराज के साथ जुड़े रहे, साथ है मरे, साथ है सब कुछ हुआ, इनकी मौत भी हुई, जीवन पूरा बीता साथ में, एक दूसरे के साथ रहते रहे और ये सजेशन देते रहे। पृथ्वीराज के जीवन से जुड़ी घटनाओं का जो है पृथ्वीराज रासो में, इनकी रचना कौन है आप कहेंगे? पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई की।
तो ये पृथ्वीराज का पूरा जीवन जो है पृथ्वीराज रासो में लिखते रहे और घटनाओं का वर्णन करते रहे, जो कि बचपन के साथी थे। आगे देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार गोरी पृथ्वीराज से जो है 17 बार युद्ध में हारा, परंतु बार बार छोड़ने का नतीजा बाद में पृथ्वीराज के लिए घातक साबित हुआ। बार बार छोड़ने का नतीजा क्या हुआ? घातक साबित हुआ। लास्ट में जो है तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज की हार होती है। अब इसके बाद की जो कड़ी है उसको हम लेकर के आते हैं। जब इतिहास को आप कहानियों को जोड़ करके पढ़ते हैं ना, तो समझ लीजिए बहुत मजा आता है। वास्तव में ये एक फिल्म लगती है, बस हमें पेशेंस रख के संयम के साथ पढ़ना होता है। और इतिहास आप एक बार जान गए ना, तो जीवन भर ये आपके काम आने वाला है। बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। जैसे पढ़े लिखे लोगों के बच्चे शिक्षित क्यों होते हैं? क्योंकि वो जब घटनाओं को बढ़िया से जानते हैं, तो बच्चों को ये सब कहानियां जब सुनाते हैं ना, तो आने वाले समय में उनके बच्चे हमेशा आगे, मतलब एक्सपर्ट टाइप के। ये जब कहानी ऐसे वैसे सुनाएंगे आप ना, तो बच्चे हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। बाकी चीजें जो है उसको हम लेकर के आते हैं। तो अब देखिए जो है 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में, इतना तो आप जान गए कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके गद्दी कौन कब्जा लिया दिल्ली की? आप कहेंगे मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज की हार के साथ ही भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे थे? आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान। और पूरे उत्तर भारत में एक इनका अलग ही बोला वाला था। संयोगिता वाला जो मामला आप लोग सुने होंगे, शादी के मंडप से स्वयंवर से जो है उठा करके लेके चले गए थे। पृथ्वीराज का जो ये प्रेम प्रसंग वाला मामला सुनने को आता है, आपको पता ही होगा। हुआ क्या था, ये जो आपके गढ़वाल वंश के शासक जो जयचंद हैं, उनकी बेटी थी संयोगिता, उसको जो है शादी के मंडप से उठा करके लेके चले गए थे। तो हुआ क्या कि जयचंद की इतनी घोर बेइज्जती हुई थी कि उसकी कोई सीमा नहीं। आप शादी के मंडप से अगर बेटी को उठा ले जाएंगे तो बेटा बाप पर क्या बीतेगी, वो तो आप सोच सकते हैं। और ऊपर से वो राजा है, कन्नौज में गढ़वाल वंश का जो है शासक है। अब इसके बाद जो है जयचंद को बदला लेना था पृथ्वीराज से। जयचंद को अपनी अपमान का पृथ्वीराज से क्या करना था? बदला लेना था। इसका बदला लेने के लिए जब ये देखा कि एक विदेशी पृथ्वीराज पर बार बार आक्रमण कर रहा है, तो उसको इनकी कमियां बताया जाए कि भाई कमी क्या है, आप बार बार लड़ रहे हैं, हार जा रहे हैं, कमजोरी उनका पकड़ेंगे तब जीतेंगे। और यही छल कपट किया था जयचंद, जो कि पृथ्वीराज की हार का सबसे बड़ा कारण था। 1192 की युद्ध में जब गोरी पृथ्वीराज से जीत गया, तो 1194 में जयचंद को भी हटा दिया, जो मदद किया था। ये कन्नौज का राजा जो है गोरी की मदद किया, मगर 2 साल के बाद जो है इटावा के निकट, कहाँ है? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में सुने होंगे, और ना सुने हो तो जानते रहिए कि जिसकी मदद से मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हराया था। 2 साल के बाद जो है, 3 साल के बाद 1194 में उसी व्यक्ति को, किसको? आप कहेंगे जयचंद को, सत्ता से हटा दिया। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। ये चंदावर पड़ता कहाँ है? तो आप कहेंगे इटावा के पास है। ये जो यूपी का मैप है, थोड़ा सा भाई आप बना सकते हैं, जैसे आप समझिएगा। ये आपका इटावा है, इटावा के बाद ऊपर कन्नौज है, ऊपर थोड़ा सा क्या है? ये कन्नौज है। तो इटावा के समीप चंदावर में इसकी हार होती है गढ़वाल वंश के शासक जयचंद की। उसके बाद जो है देखिए, ये तो मान लीजिए छोटा मोटा राजा था जिसको पृथ्वीराज अपने हिसाब से नचाते थे, क्योंकि पृथ्वीराज के रहते इसका कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि इसकी बेटी को उठा के ले गया, बदला लेना था पृथ्वीराज से। फिर जाकर के गोरी को बताया, गोरी हराने में सफल रहा। अब आगे चीजें जो है बदलती कैसे हैं? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, क्योंकि इनकी जब तक ये जिंदा थे तब तो कोई भी विदेशी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ सका, मगर इनके जाने के साथ ही मोहम्मद गोरी जो है भारत में अपनी सत्ता बनाने में सफल रहा और दिल्ली की गद्दी पर अपने एक गुलाम को बैठा करके चला गया। उस गुलाम का क्या नाम था? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब ये प्रश्न आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला विदेशी वंश कौन था? आप कहेंगे गुलाम वंश था, दास वंश था, मामूलक वंश था। ये तीनों एक ही है।
समझिएगा। गोरी ने भारत में सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस चला गया। गोरी जो है भारत में सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस चला गया, क्योंकि भाई उसको सोना चांदी लूटपाट इतने से मतलब था। अब यहाँ की सत्ता जितने में सफल हो गया तो उसके बाद एक गुलाम बैठा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कोहराम को, अब ये आपसे प्रश्न पूछते हैं कि कोहराम कहाँ पड़ता है। अब आप सर्च करिए कि पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है कि भारत में है, जिसको कि मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना मुख्यालय बनाया। पेपर में प्रश्न अगर पूछ दिया, मुझे लगता है शायद ही आप लोग इसको जानते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मुख्यालय भी था जहां से अपने युद्धों का संचालन वो करता था। आप कहेंगे उसका मुख्यालय कौन था? कोहराम है। एक छोटी सी घटना है कि मोहम्मद गोरी जो है दिल्ली में सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला गया। वो जाने के बाद किया क्या, कैसे रहा, मरा वरा, कुछ जानकारी है उसके बारे में? अभी तक हम कहीं बताए हैं कि मोहम्मद गोरी दिल्ली को जीत के जब वापस चला गया तो उसका हुआ क्या? 1206 ईस्वी में खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। किसने कर दी? आप कहेंगे खोखरों ने। अब ये खोखर कौन थे, आप वो जाके पता करिए कि खोखर कौन थे। बाकी इतिहास में अब इस चैप्टर के बाद क्या क्या प्रैक्टिस कराएंगे तो वहां खोखर का जिक्र हम करेंगे, मगर उसके पहले आप भी पता करिए कि कोहराम जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मुख्यालय था वो पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है कि कहाँ है। ये जो मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी खोखर, ये लोग कौन थे, इनके बारे में आप क्या जानते हैं आगे तो हम बताएंगे। पृथ्वीराज की मौत के साथ ही दिल्ली की सत्ता गोरी के गुलाम ऐबक के हाथ में आ चुकी थी। गुलाम वंश को मामूलक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। अब मुझे लगता है आप इतिहास को समझ चुके हैं, हम रिवीजन करा रहे हैं और जो चीजें आप भूले होंगे ना वो अभी क्या है कि देखिए ताजा हो जाएंगे और आपको पढ़ना कैसे है हर एक चीज आपको पता चल जाएगी। आप पकड़िएगा बात को, जो है एक एक चीज को ध्यान देते चलिएगा। यहाँ पर तीनों चैप्टर का रिवीजन होगा। अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं पूरे के पूरे तीनों चैप्टर का रिवीजन कि भाई इतिहास शुरू कहाँ से हुआ था, कैसे चला और चीजें कैसे बदली। हम आपसे कहे थे कि हर्षवर्धन 647 ईस्वी में मरा। कब मरा? 647 ईस्वी में। इसके बाद जो है आपके अरब वाले, कौन? अरब के लोग, ये सिंध को कब्जिया लिए। इनके बाद कौन कब्जिया है? आप कहेंगे तुर्क कब्जा है। तुर्कों में एक नाम आता है महमूद गजनवी, जो कि रानी दिद्दा से कश्मीर में हारा था। कुछ याद आ रहा है आपको? बुंदेलखंड में किससे हारा था? अब आप ये बताइए, अगर आप पढ़े हैं तो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि बुंदेलखंड में महमूद गजनवी युद्ध किससे हारा था, या शासकों की एक मंडली कौन बनाए थे और किस वंश के थे? चंदेल वंश के थे, हम बता देते हैं, पर वो कौन थे आप नाम बताइए। ये पता चलता है कि जैसे जो जिनको आंसर याद हुआ वो क्लास बढ़िया से किए होंगे। फिर देखिए जो है गजनवी के बाद जो गौर साम्राज्य था, जिसको गजनवी पूरा का पूरा मुसलमान बना दिया था। अब वो लोग किस धर्म के थे? आप कहेंगे बौद्ध धर्म के, महायान संप्रदाय के थे। वहीं से जो है हुसैन शाह के बाद मोहम्मद गोरी सत्ता संभालता है और गोरी के बाद ये इतिहास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश पर पहुंचता है पृथ्वीराज की हार के साथ ही। अब हम लोग अगले चैप्टर में गुलाम वंश को पढ़ेंगे और एक नया चैप्टर, एक नया सिलेबस, एक नया तरीका, दिल्ली पर विदेशी शासन की वास्तव में शुरुआत। अभी तो विदेशी आक्रमण चल रहा था, अब विदेशी शासन चलेगा, जो कि पहला है गुलाम वंश। प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? विदेशों से। आप कहेंगे गुलाम वंश ने किया। तो ये नया चैप्टर नए तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये नया चैप्टर अब नए तरीके से आएगा। उसके पहले हम लोग जो है तीनों चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और एक नए पैटर्न के हिसाब से दिल्ली पर विदेशी शासन की शुरुआत या विदेशी सत्ता